आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये चैप्टर हमारा जितना आपको मतलब आसान दिख रहा है उतना आसान तो ये पहली बात है, इसमें कोई बड़ा शक नहीं है। दूसरी बात, ये चैप्टर ना बहुत आसान के साथ साथ बहुत छोटा भी है आपका, मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान से आप समझते चलिएगा। चैप्टर बहुत ही आसान है, पहला बात। दूसरा बात, चैप्टर आपका बहुत ही छोटा है और आपके साइंस, चूँकि आपका साइंस है क्लास 8 का और ये चैप्टर नंबर 9 है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपने सीरीज वाइज चैप्टर 8 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर ये हमारा 9 आज शुरू होने वाला है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यानी कि चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखने वाले क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यदि बात किया जाए। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम लोग एनिमल के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। मतलब ये हो गया कि एनिमल के अंदर, मतलब एनिमल अपने बच्चे को जन्म किस प्रकार से देते हैं वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अब एनिमल में हमेशा हम लोग जानवर का बात नहीं करेंगे, बल्कि एनिमल में हम लोग ह्यूमन बीइंग का भी बात करेंगे इसमें। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का भी बात करेंगे कि आखिर ह्यूमन बीइंग अपने बच्चों को जन्म कैसे देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो अपने बच्चों को जन्म कैसे देते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली मोटा मोटी कहा यह जा सकता है कि इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें ये जानो कि आखिर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। देखिए, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म from the existing organisms of the same species is known as reproduction। मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास पहले से है, जब वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दे दे, एक नए ऑर्गेनिज्म का वो प्रोडक्शन कर दे, वही हमारा कहलाएगा रिप्रोडक्शन। जैसे सपोज कीजिए कि एक गाय है, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे को जो जन्म दिया गाय ने वो किसके जैसा दिखेगा? गाय के जैसा ही दिखेगा। हाँ, वो अलग चीज़ है कि हाँ जो गाय का बच्चा जो पैदा हुआ वो मेल है कि फीमेल है, वो अलग चीज़ है, लेकिन दिखेगा तो गाय का जैसा ही, मतलब सेम स्पीसीज हुआ ना। इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि जो हमारे पास पहले से ऑर्गेनिज्म है, जब वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दे दे, वही हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। ये एनिमल में भी होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है, प्लांट में भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है, इंसेक्ट में भी होता है, रेप्टाइल में भी होता है, हर जगह हमारा ये चीज होता है। तो यदि चलते फिरते कोई आपसे पूछे कि बताइए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो बताइएगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म पहले से है, जैसे हमारे पास गाय पहले से है, गाय हमारे पास काऊ पहले से है, यदि वो अपने बच्चे को जन्म दिया, यानी कि वो जो बच्चे को जन्म दिया वो भी किसके जैसा दिखेगा? गाय के जैसा ही दिखेगा, वही हमारा कहलाएगा रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेम स्पीसीज का मतलब है कि वो उसी के जैसा दिखना चाहिए। अच्छा, जैसे ह्यूमन बीइंग, यानी कि जब महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो वो किसके जैसा दिखने में लगता है? पुरुष के जैसा। हाँ, वो अलग बात है कि चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन बच्चा जो जन्म लेता है वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही होता है ना। तो ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब है कि सेम स्पीसीज जब आपका, मतलब कि जब आपका बच्चा जब जन्म लेता है तो वो आप ही के जैसे दिखेगा, यही हमारा कहलाता है सेम स्पीसीज का मतलब। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का मतलब। आगे बढ़े फिर हम लोग। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यदि आपसे पूछे तो ये बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स। अच्छा, रिप्रोडक्शन के बारे में ना, क्या रिप्रोडक्शन को दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं क्या कि रिप्रोडक्शन जो है ना बेसिकली क्रिएशन है न्यू लिविंग थिंग्स का, यानी कि रिप्रोडक्शन के कारण ही हमारा नया लिविंग थिंग्स हमारे पास, यानी कि हमारे सामने आ पाता है। और वो किसके वजह से आ पाता है? एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स के वजह से। मतलब कि जो पहले से है वो अपने बच्चों को जन्म देता है तो हमारे पास लिविंग थिंग्स का क्रिएशन होता है। जैसे क्या हमेशा, जैसे आज हमारा भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, क्या ये हमेशा से 140 करोड़ रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं, पहले बहुत कम रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया,
लगातार दिया, बहुत सारे महिलाएं हैं हमारे भारत में, तो उन्होंने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो नए लिविंग थिंग्स का हमारे सामने क्रिएशन हो गया। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स अपने दूसरे लिविंग थिंग्स को जन्म देता है, वही हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। आगे, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा, यदि आपसे कोई एक बेसिक सवाल पूछ ले कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देना क्यों जरूरी है, यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? रिप्रोडक्शन मतलब अपने बच्चों को जन्म देना जरूरी इसलिए है ताकि उसका जनरेशन क्या होता रहे, आगे बढ़ता रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे डायनासोर, हम लोग क्या मानते हैं, मानना नहीं है बल्कि हकीकत भी है कि डायनासोर आज पूरी दुनिया से गायब हो चुका है। आपको पता है, हमको भी पता है कि डायनासोर आज पूरी तरीके से गायब हो चुका है। डायनासोर के गायब होने के पीछे ना बहुत सारे लोग रीजन ये भी बताते हैं कि वोल्केनो फटा, यानी कि ज्वालामुखी फटा और उसके ऊपर ज्वालामुखी गिरा तो वो सारे मर गए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि धरती फटा और धरती फटने के वजह से नीचे डायनासोर चला गया, वो गायब हो गया पूरा। लेकिन आप एक बात बताइए आप, क्या डायनासोर एक ही जगह पर थे क्या? हर जगह पर थे। जैसे आज हमारे पास अलग अलग प्रकार के एनिमल है तो हर जगह पर है कि नहीं? जैसे लायन इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर जगह पर है। उसी प्रकार से डायनासोर भी हमारे पास हर जगह थे, हर जगह थे। तो क्या हर जगह पर एक ही समय में ज्वालामुखी फटा होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या हर जगह पर एक ही समय पर धरती फटा होगा, यानी कि अर्थक्वेक आया होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज हमारे पास डायनासोर नहीं है, इसके सबसे बड़ा रीजन, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने अपने जनरेशन को आगे बढ़ाया ही नहीं, यानी कि उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं होगा बाद में। इसीलिए उसका स्पीसीज यानी कि डायनासोर आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। क्या बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछे कि रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए है ताकि कोई भी स्पीसीज का जो जनरेशन है, यानी कि कोई भी प्रजाति का जो जनरेशन है वो आगे बढ़ता रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन हमारे पास जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए पूरी दुनिया की महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देना बंद कर दे। एग्जाम्पल बस समझिए आप, पूरी दुनिया की महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देना बंद कर दे, क्या आने वाले 100 साल, 200 साल, 300 साल बाद आपको पृथ्वी पर एक भी ह्यूमन बीइंग दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि जनरेशन हमारा क्या होता रहे, आगे बढ़ता रहे। जैसे अभी इंडिया से क्या हो रहा है ना, इंडिया से अभी टाइगर बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, यानी कि टाइगर का संख्या जो इंडिया में है वो लगातार खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि टाइगर अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया, यदि वो अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाया, तो कुछ सालों के बाद आपको एक भी टाइगर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। सही बात है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि वो अपना जनरेशन आगे कंटिन्यू कर सके, अपना जनरेशन वो आगे बढ़ा सके। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आपने देख लिया और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है आपने ये भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने का कौन कौन सा तरीका हो सकता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि किस किस मेथड से, यानी किस किस तौर तरीके से आप अपने बच्चों को जन्म दे सकते हो। देखते हैं कौन सा है। देयर आर टू मेन मोड्स, मोड्स का मतलब सिंपल सा मेथड। तो हमारे पास बेसिकली दो ऐसे मेथड हैं ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपने बच्चों को जन्म देने का दो तरीका है। पहला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, लेकिन क्या बताइए आपको यहाँ तक में कोई डाउट है? तो सिंपल से आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि रिप्रोडक्शन का हमारे पास दो तरीका है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना एक नया एकदम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक का नाम होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।